नमस्कार। हमारे बीच वरिष्ठ कहानीकार रामदेव सिंह जी मौजूद हैं और अभी दूसरे भाग में हम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने पहले भाग में सुना कि किस तरीके से उन्होंने मधेपुरा ज़िले के इसराइण कला से अपनी यात्रा शुरू की और कैसे अपने आसपास की घटनाओं को अपनी कहानियों का विषय वस्तु बनाते हुए उन्होंने अपनी एक अलग तरीके की भाषा अर्जित की और उनका पूरा जो माने उसकी संवेदना है, भाषा की संवेदना है और जो उनका देखने का तरीका है वो एक कमाल का पक्ष है उनका। मैं उनकी कहानी काले कोट का सफ़ेद दिन, एक बहुत ही स्टालवर्ट कहानी है, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो टीटियों की कहानी है और टीटियों में यह है कि उनकी दिनचर्या का एक दिन, एक रात जो है जिसमें 3 लड़कों को अपने घर से जो भागकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको उन्होंने बिना टिकट पकड़ा और एक लड़के के पास अपनी बहन के 2 कड़े मिले जिसको टीटी लोगों ने ले लिया। और फिर जब वो टिकट मैंने उनको शायद फिर से बिठाकर वो जब गए तो बंटवारे में जो नरेटर है उसको भी एक कड़ा मिला। लेकिन आप देखिए द्वंद्व, गाड़ी 10 मिनट के लिए अब खड़ी है, चलने वाली है, सरकने वाली है। उस व्यक्ति का द्वंद्व देखिए, वो सोच रहा है कि वो लड़का कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। अब वो सरकती हुई गाड़ी के उस डिब्बे के पास जाकर उस खिड़की से लड़के के हाथ में वो कड़ा पकड़ा देता है वो नरेटर। और उसके बाद वो है कि अब रात लगभग बीत गई है, दिन का उजास धीरे धीरे फैलने का समय आ गया है। और यही था कि एक काला कोट जिसके भीतर तमाम तरह की आर्थिक लोलुपताएँ हैं, भ्रष्टाचार है और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो उसके कुछ आदर्शवादी पक्ष भी हैं। यह कहानी आज भी इसलिए महत्व रखती है कि हमारे काले कोटों के इतने सफ़ेद होने की गुंजाइश अभी भी बाकी है। ऐसे कहानी के रचयिता रामदेव सिंह से बातचीत करते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। और कैसे वे मुग़ल सराय में आए और बनारस जो कि उस समय किसी समय एक केंद्र था साहित्य का, उस जगह पर अपनी एक वजूद अपना बनाते हुए किस तरीके की स्थितियों से दो चार हुए उस बारे में हम उनसे बातचीत चाहेंगे कि शुरू हो। तो जब आप मुग़ल सराय में आए तो बनारस और मुग़ल सराय में 17-18 किलोमीटर का फासला है, बीच में गंगा नदी है। तो बनारस और मुग़ल सराय के बीच में संतुलन कैसे आपने साधा? बनारस से जुड़ने का जो पहला माध्यम वो मेरा नाटक था। हमने बताया कि अपने एक मित्र के साथ सरूर अली अंसारी दानापुर खगौल में नाटक करते थे। मेरा नाटक कुछ मतलब छूट चुका था। मैंने आपको बताया कि मैं 4वीं-5वीं में पहली बार स्टेज किया, फिर गांव में हर साल हम लोग नियमित नाटक किया करते थे। और मैं जो शहर में जो कुछ देखता था उसका प्रभाव लेकर जाता था। जैसे पटना में सतीश आनंद तब एक बड़ा नाम था। जी। और सतीश आनंद आज भी मेरे सबसे प्रिय रंगकर्मियों में से, रंग निर्देशक में से हैं। तो नाटक को समझना मैंने उन्हीं के नाटक से सीखा, क्योंकि तब गांव में तो हम लोग कुछ ऐतिहासिक टाइप के जो नाटक हुआ करते थे गांव में वही होते थे, लेकिन हमने उसमें भी कुछ प्रयोग किया। तो जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि खुद में एक टीम खड़ा करना मुश्किल था। संजोग ये रहा कि सरूर अली अंसारी की भी ज्वाइनिंग यहीं हुई। अच्छा, वो भी टीटी थे? नहीं, वो डीजल सेड में थे, रेलवे में ही। और वे भी तलाश में थे कि कोई मिले तो हम लोग कुछ करना शुरू करें। और यूं ही टकरा गए, संजोग ऐसे ही बनता है। डीआरएम ऑफिस में ही मिल गए। थोड़ी देर के बातचीत में ही लगा कि कुछ किया जाए। और वो चूँकि लोको गेट पर ही रहते थे, लोको से जुड़े हुए बहुत सारे कलाकार जो कलानिधि जिन्होंने बनाया था, लेकिन वो बंद जैसा था, उसी को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया। और फिर कह सकते हैं कि एक पूर्णकालिक रंगकर्मी की तरह हम लोग नाटक करने लगे और अच्छे अच्छे नाटक
उन्हीं दिनों हम लोगों ने एक था गधा, पहले तो बांग्ला से कुछ एडेप्टेशंस किया जो एक एक घंटे का, ताकि बहुत ज़्यादा समय, अभी एक आदत लगानी थी लोगों में अच्छे नाटक। बकरी किया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, एक था गधा, महाभोज किया। तो ये सब लेकर हम लोग प्रतियोगिताओं में जाने लगे। और गोकुल आर्ट्स बनारस की संस्था जो गांगुली दादा और हमारे मित्र मोती भाई, तो यहाँ भी हम लोग की एंट्री हुई और फिर उसके बाद एक संबंध बन गया गोकुल आर्ट्स से। तो गोकुल आर्ट्स का भी कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया जब एनएसडी के मतलब ब्रिजमोहन शाह, जो बाद में वामन केंद्रे, विजय दलवी वगैरह तमाम लोग, मतलब कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय रंगमंच पर जो बड़े नाम थे उन सब का मतलब सानिध्य मिला। और कुछ न कुछ अवतार सिंह साहनी वगैरह, इन सब के साथ नाटक हम लोगों ने, रतन थियम जैसे लोग थे, उनका कुछ न कुछ लाभ हम लोग लेने लगे और गोकुल आर्ट से जुड़े। हाँ, तो बनारस से एक नाटक माध्यम बना पहला, फिर उसके बाद एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, भानुशंकर मेहता। जी। भानुशंकर मेहता के यहाँ हम लोग जाया करते थे और उनके लाइब्रेरी में हम लोग घंटों बैठते थे। वो हमें स्क्रिप्ट भी देते थे। ये पहली बार मुगलसराय जैसी जगह में हुआ होगा कि हम अपने कलाकारों को स्क्रिप्ट पढ़वाते थे। करें यह जरूरी नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़वाते थे। और वो मुझ पर, भानुशंकर मेहता, बहुत विश्वास करते थे और एक साथ 4-5 स्क्रिप्ट सब जो साइक्लो स्टाइल किया हुआ उनके यहाँ था, वो सब दे देते थे। फिर मैं पहुँचा भी देता था उन्हें। तो बनारस में पहला जुड़ाव नाटक के मार्फत हुआ। पत्रकारिता में भी धीरे धीरे प्रवेश, और सुशील त्रिपाठी मेरे यहाँ पहले मित्र कह सकते हैं, जो आज अखबार में तब थे। हाँ, काफ़ी यारबासी सुशील भी, हाँ, सुशील ने ही हमारा परिचय सीधा नहीं, मतलब पत्र लिख दिया था या फ़ोन कर दिया था मंगलेश डबराल को। और कल्चरल रिपोर्टिंग की मुगलसराय में कोई परंपरा तो थी नहीं, लेकिन मैं यहाँ या तो आज में वो छापते थे सुशील, या फिर मैं भेज देता था जनसत्ता में। तो जनसत्ता में बहुत प्रमुखता से मंगलेश जी उसे छापते थे। तो इसके बाद काशीनाथ जी, साहित्य मैंने बताया कि काशीनाथ जी से मुलाकात का ये, काशीनाथ जी की किताब मैं पटना में ही पढ़ चुका था, कल की फटेहाल कहानियाँ। अच्छा। और उन कहानियों से मैं बहुत, मुझे लगा कि कहानी, वो दौर जो काशीनाथ जी का, मैं मानता हूँ कि उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ दौर है वो कथा लेखन में, 80 का दशक। हाँ, और सुख जैसी कहानी जब आई थी, खूब हम लोगों ने चर्चा की थी। और मैं मानता था कि मैंने अपने तरफ से कभी हिम्मत नहीं की कि इतने बड़े कहानीकार हैं। एक बार गोपेश्वर जी के साथ आए भी, तो वो संयोग से दिल्ली चले गए थे, हम लोग लौट गए, फिर कोशिश नहीं की। तो वो मेरी कहानी जो काले कोट का सफ़ेद दिन, जो अभी प्रकाशित भी नहीं हुई थी, लेकिन वो कहानी चर्चा में आ गई थी। कलकत्ता में भी कुछ मित्रों ने उसे पढ़ा था, उसका कंपोज्ड रूप जो था, नूर मोहम्मद नूर वगैरह, सुरेंद्रदीप, कई लोग जानने लगे थे तभी, नरेन। तो लेकिन कहानी पाठकों के बीच तब तक नहीं आई थी। फिर जब काशीनाथ जी जो लौट रहे थे यहाँ से, सासाराम से, तो विनोद कुमार शुक्ल भी थे। तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे नाटकों का, बाकले प्रमोदशाला वहाँ था। तो एक लड़का गया, यहाँ शिवाशंकर पांडे, AH व्हीलर एजेंसी उन्हीं के पिताजी की थी, तो दोनों सभी प्लेटफॉर्म पर उन्हीं की थी। और मेरा उठना बैठना स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा वहीं होता था। तो शिवाशंकर ने किसी लड़के को भेजा कि जल्दी आरडीवीए को बुलाते आओ, कहना कि काशीनाथ सिंह इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब पूरी टीम चले आए। अच्छा। हाँ, और ने कहा कि सब चाय, कहा कि नहीं, आपकी अनुपस्थिति में शिवाशंकर पांडे जी ने 2 बार चाय पिलाई है,
और बहुत स्नेह करते हैं आपसे ये लोग। यहाँ स्टेशन पर मैंने देखा सारे लोग बहुत स्नेह करते हैं। तो हमने कहा नहीं सर चला जाए फिर भी एक बार। तो मैं एक उत्तेजना में मतलब कुतूहल जो होता है, मुझे लग रहा था कि काशीनाथ जी जिनको पढ़ा था इतना और सचमुच भेंट हो जाएगी। उसी दरमियान मैंने चलते चलते कहा बाहर फिर गए और बाहर रोड पर स्टेशन के बाहर जो चाय की दुकान थी तो वहाँ मैंने कहा कि सर मैं तो आप ही की तरह कहानी लिखना चाहता हूँ, कहानियाँ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि गलत सोचते हैं आप, सबको अपने तरह की कहानियाँ लिखनी चाहिए। ये एक मंत्र मुझे मिला उनसे कि सबको अपने तरह की कहानियाँ लिखनी चाहिए। और फिर जब वो कहानी साक्षात्कार में छपी, उन्होंने देखा तो उनके पास आई, वो भेजते ही होंगे, तो उन्होंने मुझे किसी से खबर किया। तब फ़ोन नहीं था मेरे पास, मैं गया, इस तरह से उनसे जुड़ा हुआ। और उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो गांव तुम्हारा अभी छूट चुका है, पंचायती भी मैंने पढ़ने दी प्रस्ताव की। तो कहा कि गांव तुम्हारा अब छूट चुका है, अब तुम जिस परिवेश में हो, और रेल बहुत बड़ा क्षेत्र दायरा है, और इस कहानी को पढ़ने के बाद लगता है कि तुम्हें लिखना चाहिए और खूब लिखना चाहिए। अब मैंने उस दिन भी कहा कि तुम सबको अपने तरह की कहानी लिखनी चाहिए और वही पहचान तुम्हें देगी। तब से आपने देखा होगा मेरे उस संग्रह में अधिकांश कहानियाँ रेल जीवन की है। तो उन कहानियों में जो चीज़ जिस बात को अलग से रेखांकित किया जा सकता है कि जो मेरा वो आत्मसाक्षी भाव है, मतलब एक लेखक के रूप में अगर मैं नैरेटर हूँ तो मैंने कोई सैद्धांतिक बात नहीं की है कहीं भी। सहजता से जो पात्र कह रहा है वही चीज़ें आई है। और मुझे जब काले कोट का सफ़ेद दिन फिर अखबार में भी छपी, मतलब हिंदुस्तान में, और आपको बता रहे हैं कि बहुत लोग हमसे नाराज़ हो गए रेलवे में, खास करके मेरे विभाग के लोग। हाँ, उनको लगा होगा कि भेद खुल रहा है। पटना तक में लोगों ने कहा कि कौन है लड़का, किसने इस तरह की घर की बात लिख दी है। तो एक आदमी तो मुझसे लड़ने ही आया। अच्छा। वो आते थे गाड़ी लेकर मुगल सराय, कहा कि आपको सब बुरा ही बुरा दिखा। हमने कहा कि नहीं, उस कहानी को फिर से पढ़िए आप, और कुछ अच्छा 2-4 बार पढ़िए, और तब आपका जो गुस्सा होगा सब मेरे माथे पर, सिर्फ माथे पर मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन उसे पढ़िए। वो साहित्य के पाठक नहीं थे, चूँकि अखबार में कहानी छपी तो वो उसको पढ़ लिए थे, कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद मेरी हर रचना वो ढूंढ कर पढ़ने लगे। और उनका जो हर टीटी का जो केज होता है हम लोगों का ऑफिस में, को यूनिफॉर्म वगैरह रखने का, तो एक बार जब मैं गया वहाँ तो दिखाया कि मेरी हर प्रकाशित चीज़ें उनके उस केज में है जहाँ वो कोट रखते हैं। अच्छा, क्या कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई, आपने तो मतलब अच्छा हुआ कि आप हमसे लड़े नहीं, आपने सिर्फ यही कहा कि 2-4 बार पढ़िए उस कहानी को। तो सचमुच वो मेरे मुरीद बने रहे, हमसे पहले रिटायर किए वो। आपकी मैंने लगभग औपन्यासिक कृति है टिकट प्लीज जी, उसमें छोटे छोटे अनुभवों को आपने उसमें लिया है। और एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि रेलवे के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा लिखा है कि रेलवे की कहानियाँ हमारे सामने कई रूपों में आती हैं, उनके अनुभव आते हैं, लेकिन उस रूप में आपको महत्व नहीं मिला जो महत्व मिलना चाहिए। सहज तरीके से यह है कि रेलवे जैसी लोहे लक्कड़ वाली और ऐसी दुर्धर्ष चीज़ जिसके भीतर एक पूरी दुनिया तो है, लेकिन वो दुनिया हमको जब हम जाते हैं तब दिखती है, लेकिन आपकी कहानियाँ पढ़ते हुए दुनिया हमारे सामने वैसे चली आती घर के भीतर भी। तो वो ऐसा क्यों हुआ कि उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, जबकि आपकी कहानियाँ और आपकी भाषा, आपका शिल्प, सब कुछ इतना मजबूत है कि उसके लिए आपको बहुत सम्मान से आपको दर्ज किया जाना चाहिए।
असल में एक चीज़ आपने भी अब तक मेरे संग साथ में महसूस किया होगा कि सेल्फ प्रोजेक्शन की कला से मैं ज़रा दूर रहता हूँ। स्वाभाविक रूप से जहाँ गई, आप कह सकते हैं काले कोट का सफ़ेद दिन की तो बहुत चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि कुछ हमारे मित्र तो बहुत नाराज़ हो गए थे कि इतनी समीक्षा, शायद ही कोई पत्रिका वगैरह होगी जिसमें ये समीक्षा न छपी हो इसकी। और उस हिसाब से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि उस हिसाब से ये मेरी महत्वाकांक्षी किताब थी और जिसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये साहित्यिक हल्के में कह सकते हैं। मुझे कई महीने तक या साल तक, कहीं 1-2 साल तक, कभी डिब्रूगढ़ से, कभी जयपुर से, कभी जालंधर से लोग, उसमें चूँकि फ़ोन नंबर था, मेरे पास फ़ोन आते रहे, लोगों ने व्हाट्सएप पर उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिख लिख के भेजी मुझे। तो अभी हाल फिलहाल लखनऊ से एक आदमी ने उस किताब को पढ़ने के बाद फिर से वो काले कोट का सफ़ेद दिन के बारे में मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रति है, वह भी एक मित्र को भेंट दी हुई प्रति है। सो मैं बहुत होगा तो मैं इसको जेरॉक्स करा के भेज सकता हूँ। कुछ ही दिनों में उसने लखनऊ में ऊपर कर लिया उस किताब को, जैसे भी मिला हो। मैंने कहा कि अब काफ़ी वर्षों की बात है, मतलब बीत चुका है उसे प्रकाशित हुए, और फिर से पढ़ा। तो इस तरह से मुझे कई बार बहुत सुकून मिला। ऐसे कुछ पाठक शुद्ध रूप से, जैसे मैं आपको 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि आपके लेखन की ये ताकत है कि आपके पाठक सॉलिड पाठक हैं, वो भूलते नहीं हैं, वो पढ़ते हैं, समय मिलता है तो उसको पलटते उलटते हैं और उसको देखते हैं। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे मुझे तो एक बिंब नज़र आता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी या नामवर सिंह जो है सो रहे हैं, और कोई नया कहानीकार या कवि उनके पास पहुंचा है और वो उनके नाक में खोदते हुए कह रहा है, गुरुजी संकलन मैं ले आया हूं। तो क्या संकलन है, क्या है, सुनाओ जरा। तो फिर वो कह रहा है सुनाऊँ जरा, जोर से मत सुनाओ, नींद खुल जाएगी, लेकिन सुनाओ। और फिर नींद में बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम लिखो। ये एक परंपरा बन गई। नामवर जी किसी की किताब पर लिख दें तो उसको दिखाता फिरे, चर्चा करे, और विश्वनाथ त्रिपाठी किसी के ऊपर टिप्पणी कर दें तो उसको लेकर गाए। और इस तरह से तमाम तरह के दोयम दर्जे के लोगों को इन लोगों ने स्थापित भी किया। उनको जगह जगह साक्षात्कारों में बोला कि ये महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, और उनको पुरस्कृत भी किया। आपको सम्मान नहीं दिया गया, जबकि आप काशीनाथ सिंह के बड़े नज़दीकी व्यक्ति थे। बहुत सम्मान आज भी मैं देखता हूँ कि काशीनाथ जी को लेकर आपके मन में एक बहुत आदर भाव है, जो एक निष्क्रिय प्रक्रिया दिखती है, लेकिन कोई कसक तो होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने इस बात को नहीं कि एक मजबूत कहानीकार को उन्होंने मैंने वो सम्मान प्राप्त नहीं होने दिया। हमने कोई ऐसा उपक्रम नहीं किया, जबकि कई सम्मान संस्थाओं के जो है निर्णायक और क्या क्या हैं। बनारस में उनका कहना एक अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे सार्वजनिक रूप से स्वीकारते भी नहीं हैं, मिलने पर तो सभी एक दूसरे को ऐसे मिलते जैसे लगता है दूसरे को कि हाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूँ, लेकिन उसकी दुनिया में हम नहीं उपस्थित होते हैं। उसका जो अपना प्रभामंडल है उसमें हम एक नाम भर भी नहीं रहते। ऐसा क्यों, आपको लगता है ऐसा कुछ है कि क्यों हुआ? ऐसा महसूस तो होता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत कभी दुखी भी नहीं होते हैं। एक घटना मैं जिक्र कर दूं। मैंने समझ लिया कि मेरे तो संपर्क आप जानते हैं देश भर में तमाम लोगों से रहा है, मतलब नामवर सिंह हो, राजेंद्र यादव जी हों, सबसे, सब मुझे व्यक्तिगत जानते रहे। लेकिन अपने लिए आपको बता दूं कि हंस में मेरी किताब की समीक्षा आई, मेरी कोई कहानी नहीं छपी। मैं दिल्ली जब जाता था तो चला जाता था मिलने, तो संजीव भाई तब थे पीछे, तो मैं बगल से संजीव भाई की चाय वाय पी के, तो यादव जी कुछ लिख रहे थे, तो हमने कहा कि रहने दीजिए, फिर अभी लिख उख रहे हैं कुछ, कहा कि नहीं मिल लीजिए, सो बाद में उन्हें पता ही चलेगा कि आप आए थे। तो गए,
कहा कि आओ आओ, हाँ, जैसे हाहा के मिलते हाँ हैं। जैसे मिलते हैं। तो और सबसे पहले कहा कि तुमने कोई कहानी नहीं दी हंस को, तुम्हारी किताब की मैंने समीक्षा छापी है, तो मेरा ड्यू बनता है कि एक कहानी तुम हंस को दो। हमने कहा कि सर मैं तो दबाव में ही लिखता हूँ, वैसे मैं अपने को कैजुअल राइटर ही मानता हूँ। कहा कि नहीं, कोई कैजुअल राइटर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए लेखक को, कहानी भेजो। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगा कि अब लग के मैं कहानी भेज दूँ। इसके पीछे और भी कुछ वजह रही है कि जैसे मेरे पास 20 कहानियाँ अधूरी पड़ी होंगी। जैसे मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन मेरे अगले क्षण की प्राथमिकता में किसी की मदद करना आ गया, तो मैं कहानी छोड़ के उधर चला जाता हूँ। आप जानते हैं, जिस जगह मैं था रेलवे में, ज़रूरत लोगों को पड़ती रहती थी हर तरह से, और मैंने ऐसे ऐसे लेखकों के भी किस्से सुने हैं जिनके बाहर एक कोई शिष्य नुमा आदमी बैठा रहता था कि सर अभी रचना रत हैं, डिस्टर्ब मत करिए। मेरे सामने ये रहा कि ठीक है कहानी लिख लेंगे बाद में, पहले इनकी मदद जरा कर दीजिए। मैंने आप जिंदगी को तरजीह ज़्यादा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने हमेशा यही रहा है कि बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत साहित्य, चाहे हिंदी हो दूसरी भाषाएं हों, बहुत समृद्ध है हमारे पास, बहुत कुछ पढ़ने के लिए। और मैं अगर उनकी मदद न करूँगा, उनकी मदद में न जाऊँगा, तो मुझे कचोटता रहता। अब मैंने उसी को प्राथमिक माना है। एक बार गोपेश्वर जी ने कहा भी एक जगह कि अगर रामदेव सिंह कोई बहुत अच्छी कहानी लिख रहे हों और तभी कोई आदमी पहुंच जाए कि चलिए न जरा सा बरतुहारी चलना है, मतलब बेटी की शादी के लिए, तो रामदेव सिंह कहानी छोड़ के बरतुहारी करने चले जाएंगे। ये सच नहीं, वो मैंने भी देखा है आपके यहाँ कि आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे हुए कुछ लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई जाता है तो आप फिर उसकी आवभगत में और बतियाने में लगते हैं। आप बतौले भी हैं काफ़ी। लेकिन एक चीज़ मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आपने 2 बातें बताई कि एक तो अनुभव आपके पास बहुत ही टटके और बहुत ही अलग तरीके के अनुभव हैं, सबके अपने अनुभव होते हैं, आपके पास भी हैं, और आप उनको बहुत करीने से अपनी रचनाओं में ले आते हैं। लेकिन दबाव आप महसूस नहीं करते। मैंने खुद गांव के लोग के लिए कई चीज़ें आपसे तगादा पर तगादा करने के बाद ही, और कई बार हड़काने का ये नौबत आती थी। ये दबाव न होने से आप एक तो लिखते नहीं, और दूसरी चीज़ इस बात का भी आपने इल्हाम छोड़ दिया कि अपने तरीके की कहानियाँ आप लिखते हैं, अपने तरीके की रचनाएं आप करते हैं, उपन्यास लिखते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप दबाव में ही लिखने के लिए प्रेरित होते रहे? वो मेरा आलस्य कह सकते हैं।